होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नहीं, जहां तक लेकिन हाँ जी, जैसे आपने कहा कि यूरेनियम सप्लायर्स ग्रुप के जो शर्तें हैं, उनकी बंदिशें हैं, उनको तोड़ने का भी एक तरीका है जब तक भारत अपने आप को मजबूती से उनके सामने नहीं रखेगा। चाहे सीटीबीटी की बात है, चाहे इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात है, उन सब के सामने अपना पक्ष भारत ने अनेक बार सही ढंग से रखा है। और उसी का परिणाम है कि 1974 से लेकर के आज 2008 तक का जो बीच में पीरियड गया है, लगभग 30 सालों का, 29 सालों का, उसके अंदर भी जो चीजें दबाव बनी थी, उसका पहला ब्रेक हुआ 1998 में, जब पूरी दुनिया एकदम परमाणु विस्फोट से सकपक आ गई थी। उसके बाद जो चीजें आगे बढ़ी हैं, उसके परिणाम अब मिलने लगे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तरक्की होगी और परमाणु ऊर्जा के माध्यम से जहां तक इसमें प्रोफेसर साहब, मैं माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा जैन साहब। प्रोफेसर साहब, जहां तक मेरी स्टडी कहती है, फ्यूल एनरिचमेंट जो है माइन से एक्सट्रैक्ट करने के बाद, दैट इज नॉट अ बिग इशू इन इंडिया। वो टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, चाहे वो गैस सेंट्रीफ्यूजेस हों, चाहे जो भी हो, ठीक है। अब बात जो बेसिकली आती है रीप्रोसेसिंग ऑफ द स्पेंट फ्यूल, जो स्पेंट फ्यूल है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उसकी रिप्रोसेसिंग। और जहां तक रिएक्टर्स तक की बात है, हमारे इंडिया में अपने कई रिएक्टर्स ऐसे चल रहे हैं जो अपने ही स्वदेश में डिजाइन हुए हैं, अपने ही यहां बने हैं। मैं इसीलिए इंडिजिनस टेक्निक की बात कर रहा हूं। टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता ये है वो इम्पिटस नहीं दिया गया, इसको वो पुश नहीं दिया गया इस टेक्नोलॉजी को, या इसकी जो एक इंपॉर्टेंस है, एक वैल्यू है, उसको आई थिंक नाउ द टाइम हैज कम दैट द गवर्नमेंट्स हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग इट। दैट इज देयर। मैं थोड़ा सा ऐसे जनरल जो आशंकाएं हैं उनको तो मल्टीप्लाई करके बताया जा रहा है जी, और जो इसके फायदे और उपलब्धियां हैं जी, उसको कम करके देश के सामने बनाया जा रहा जी, है। जी, जी। इसलिए अगर इसका माहौल ठीक बनाया जाए जी, तो इससे जुड़े जितनी भी धारणाएं हैं, आशंकाएं हैं, डर हैं, उन सबको दूर करने में मुझे लगता है कि फायदा। एक और बड़ा अहम फ्यूल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इंडिया चाहे तो यूज कर सकता है, जो है थोरियम। थोरियम, यस। दुनिया का सिर्फ 1% नॉन रिजर्व्स यूरेनियम है इंडिया में, लेकिन थोरियम का इंडिया के पास 25%। सबसे अधिक भंडार अगर देश में, दुनिया में है तो भारत के पास है, बट इट इज अनटैप्ड। तो क्यों वो टेक्नोलॉजी को पुश नहीं किया गया? इसके पीछे थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स को मतलब इसके पीछे सच्चाई ये है, ज्यादातर कोई भी टेक्नोलॉजी जितनी भी हमारे देश में है, हम लोग खुद डेवलप करने के मूड में नहीं रहते और उसको कहीं बाहर से लेने के मूड में रहते हैं। नहीं, मूड इसमें मैं ठीक है, जो ये मूड है, अपनी मानसिकता है, ये मानसिकता है कि मेरा काम चल जाए, मैं इनसे सहमत हूं, मेरा काम आज चल जाए, या मान लो इफ आई एम मतलब सर्विंग समवेयर, आई एम ए साइंटिस्ट। अब कहता ठीक है भाई, हमारे 2 साल रहते हैं, अब थोरियम के पीछे क्या लगना। नहीं, तो आपका कहने का मतलब हुड्डा साहब, प्रोफेसर साहब का नहीं, एक सेकंड, प्रोफेसर साहब का कहने का मतलब ये है कि हर चीज को एक पॉलिटिकल एंगल से सोचा जाता है कि आई मीन, इज इट सो? नहीं, ऐसी बात ऐसा है नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कहने का उसमें क्यों आपको इसलिए कहेंगे कि ज्यादातर टाइम कांग्रेस पार्टी सेंटर में रही है। हमारे भाई भी रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं। नहीं, मैंने कांग्रेस बीजेपी की बात किसी भी एंगल पर नहीं की, बार-बार कह रहे हैं कि इसमें बात मैंने बिल्कुल नहीं किया, ना मैं किया करता हूं। जो देश के पक्ष की बात है वो की जानी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल एंगल यहाँ पे क्यों थोड़ा उठता है? वो सिर्फ इसलिए उठता है, इसमें क्या है कि इस थोरियम को लेकर के जितने पॉलिसी डिसीजंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट। थोरियम के भंडार कहां पर है? हाँ जी, बीचेस पे हैं। नहीं, बीचेस भी कौन सी बीच पे? हाँ जी, आप रामेश्वरम के पास जाए, राइट, जो राम सेतु बना हुआ है जी, इसको किसी और एंगल से मत देखिएगा। उसके दाएं बाएं जिस तरह से थोरियम के भंडार पाए गए हैं जी, जिसकी खोज नासा ने की है जी, उसको टैप करने के बारे में अभी सोचा भी नहीं जा रहा है कुल मिलाकर के, और उससे पहले ही उसकी आशंकाएं बताई जा रही हैं, और किन लोगों के द्वारा जो भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं। और जैन साहब, कौन है वो लोग जो भारत को आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहे? जो अरब महासागर में कब्जा करना चाहते हैं, विदेशी ताकतें हैं, चाहे उसमें चाइना शामिल है, उसमें जैन साहब मैं ना जैन साहब, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबी बनती है। नो, देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबी बनती है, मैं एक राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं शुद्ध रूप से एक ऐसी बात कर रहा हूं जिसके बारे में अनेक जैन साहब, चाहे आप कितनी बात को अपनी उसको प्योरिटी के उसमें पेश करें, बट आई स्टिल डू नॉट अग्री। यू नो व्हाई?
क्योंकि अगर से तो एग्री होना पड़ेगा। नहीं, आप कह रहे हैं आपकी बात की शुद्धता। मैं ये कहना चाहूंगा यहां पे कि अगर आज हम सक्षम नहीं हो पाए अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में इन टाइम, तो उसमें किसी बाहरी ताकत का मैं बिल्कुल नहीं। द चैरिटी बिगिंस एट होम। कमी हमारे यहां रही है, तो पहले कह रहा हूं कि हम सब हमारे कमिटमेंट लेवल्स पे रही हैं। पावर साहब, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हम सबको इकट्ठा होकर के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे आना चाहूंगा जैन साहब। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मान लो आपने उस रिएक्टर के कोर में 1 किलो फ्यूल डाला, उसको जलाया एनर्जी पैदा करने के लिए, मामूलन क्या होना चाहिए, वो फ्यूल खत्म हो जाना चाहिए। बट इस रिएक्टर टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि आपको ये 1 किलो और 100 ग्राम ऊपर देगा आउटपुट में। और अगर टेक्नोलॉजी और अच्छी है, रिफाइंड है, इट कैन गिव अप टू 1.2 टू 1.3 केजीज। और इस रिएक्टर की इंपॉर्टेंस को बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत पहले समझा। 1950s में, 51 में रादर, यूएसए में पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना। डॉक्टर भाभा इसकी इंपॉर्टेंस को समझते थे, पंडित नेहरू समझते थे इस चीज की इंपॉर्टेंस को। इंडिया ने अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सन 1960s के दशक में ही शुरू कर दिया था काम, तारापुर में। हाँ जी, एक हमने छोटा रिएक्टर लगाया, अब 500 मेगावाट का एक इज अबाउट टू कम ऑनलाइन। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर इस रिएक्टर टेक्नोलॉजी को और ऊपर से थोरियम बेस्ड फ्यूल को अगर हम लेकर के चलते तो भारत और आगे होता, तो मतलब सीन वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। एक मिनट, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। हाँ, उसमें क्या है जो आप कह रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लेते, होता क्या है कि आई विल नॉट यूज द वर्ड के वी आर पुअर कंट्री। एक टाइम में हम थे, हाँ जी, नाउ वी आर डेवलपिंग कंट्री, या रादर डेवलप्ड भी बोल सकता हूं मैं तो। उसमें क्या है, हर चीज हमारी फोकस्ड रही है। आपने, आई रिमेम्बर माई टाइम्स, आज 20 साल पहले चलिए, 4 घंटे बिजली कट है, हाँ जी, था ना? आपने भी फील किया होगा, 4 घंटे बिजली नहीं आ रही है। आज आप सोच सकते हैं कि आपके घर में 4 घंटे बिजली ना हो? सर आपने, एक मिनट, अभी मैं आ रहा हूं। आपने इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा आपका ठीक हुआ, चलिए उसको भी छोड़िए, मोबाइल टेक्नोलॉजी पे आइए। आपके फ़ोन डेड रहते थे, एक्सचेंज में चक्कर आप काट रहे हैं कि भाई मेहरबानी करो भाई हमारा फोन तो ठीक कर दो। नहीं डॉक्टर साहब, वो बात ठीक है आपकी अपनी जगह, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आज भी अगर आप पावर की डिमांड जो है और सप्लाई, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। जो यूनिट्स चल रही हैं वो अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखा रही हैं, अपनी आउटपुट नहीं दे रही हैं उस हिसाब से। पावर के क्षेत्र में आज भी भारत बहुत पीछे है। और अगर हमें डेवलप करना है, आप कोई इंडस्ट्री उठाकर देख लें, किसी भी इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल से मीडियम स्केल, लार्ज स्केल टू मेगा स्केल, सब पावर पे चलती हैं। एंड इंडिया इज लैकिंग। इसीलिए न्यूक्लियर पावर को इतनी तवज्जो देगी, और उसीलिए मैं फिर आता हूं वापस अपनी उसी बात पे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पे। दैट इज देयर, बट उसमें क्या है पंकज जी के हमारी प्रायोरिटीज रहती हैं। आपके आईटी सेक्टर में देखिए आप कहाँ हैं, आईटी सेक्टर में आप इतने ऊंचे क्यों चले गए? आईटी सेक्टर इज नो हमारी डॉक्टर साहब, आईटी सेक्टर जो इंडिया आज पहुंचा है, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स फॉर इंडिया, दैट इज बेसिकली ऑल ऑफ इट इन प्राइवेट हैंड्स, बिलीव यू मी। जो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर है, नहीं सर, न्यूक्लियर सेक्टर, मेहनत तो हमारी है सर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट, आज भी इंडिया की जीडीपी को जो ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, नॉट द पब्लिक सेक्टर। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर लॉस मेकिंग एंड दे आर अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि अगर कोई विदेशी ताकत चाहती है कि भाई हम रोक लें, इंडिया को तरक्की नहीं करने देना, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका ने कैसे डेवलप कर ली, उसको किसने रोका? रशिया सबसे बड़ा एनिमी था इमीडिएटली आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो चाहता उनको रोक लेता। फोकस नहीं था, कमिटमेंट लेवल नहीं था। इंडिया ने पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब किया था? 1970s में पोखरण में 74 पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। 1975-76 में मिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो क्या बोलते हैं कि चाहे हमें घास और पत्थर खाने पड़े, लेकिन वी विल हैव आवर ओन इस्लामिक बॉम्ब। हमें अपना बॉम्ब चाहिए ताकि इंडिया दोबारा 1971 जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ था हमारे साथ ना हो। एक कमिटमेंट लेवल था, एक फोकस था। आज पाकिस्तान के आप न्यूक्लियर आर्सेनल को कंपेयर कर लो इंडिया से, ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ इंडियन न्यूक्लियर आर्सेनल, जो रिपोर्ट्स में जनरली कहा जाता है। नॉट दैट इवन वी नो द एक्चुअल फैक्ट हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया हैज, लेकिन एक फोकस, एक कमिटमेंट लेवल, वो हर क्षेत्र में जरूरी है। आऊंगा मैं उस बात पे एक बार डॉक्टर साहब दोबारा, फिर जो शुरू में मैं फिर कहूंगा कि हमारी नीयत ऐसी है कि मेरे घर में यदि कोई चीज खराब है, कोई स्विच खराब है, वो खराब ही रहेगा बहुत दिन।
ऐसा नहीं है कि अब स्विच खराब हुआ और इमीडिएटली मैं लेके और फटाफट फोन करूंगा साहब अभी ठीक करिए। दिस इज नॉट माय तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोच में हमारी मेरा काम एज अ कंट्री एज अ कलेक्टिव साइकी वी हैव अ प्रॉब्लम। ये है इट इज देयर। मेरा काम चल जाता है ना। आई डू एग्री। सो ये तो फिर एक परमानेंट प्रॉब्लम होगी। इसको नो रेमेडी, इसको लीडरशिप ठीक करेगी, इसमें होगा। बट ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है। ये मेरी नीयत है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं इस तरह की बातें कि जब मैं देखता हूं कि अब काम नहीं चलेगा फिर मैं ठीक कर लेता हूं उस चीज को। ये स्लो प्रोसेस है। लोग उतने डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, लोग उतना दिल से काम नहीं करना चाहते क्योंकि काम चल जाता है। नो वर्क नो पे कर दो, फिर देखिए हम किस तरह से काम करेंगे। अब जब आपको तो कैजुअल लीव है तो कैजुअल लीव आदमी कहता ठीक है भैया आज छुट्टी लेते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा एक बार। अल्टीमेटली इसका मतलब जो एक जड़मूल बात लोग कहते हैं वो सच है कि भगवान ने पृथ्वी बनाई, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनाए, अलग अलग उसने एक लैंड मास बनाया। जनरली लोगों ने उसे डिवाइड कर लिया। किसी का नाम अमेरिका पड़ गया, किसी का नाम यूरोप के 100 इतने कंट्रीज हैं, अफ्रीका है अपना, किसी का नाम पाकिस्तान, किसी का नाम भारत। तो अल्टीमेटली गॉड डज नथिंग, इन फैक्ट इट इज द पीपल हु लिव इन दोज बाउंड्रीज इन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड who make it what that piece of land would be in times to come for its future generations. बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कि एज अ रेस, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोशल सेटअप वी आर लैकिंग, वी आर फेलिंग समवेयर। यस देखिए मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। नहीं, आप इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लास्ट ईयर आई हैपन टू बी एट जापान, टोक्यो। वहां पे मैंने किसी आदमी से होटल का पूछ लिया कि भैया ये फला होटल कहाँ है। आई वॉज ऑन द रोड, यहीं था। उसने मेरा वो अटैची जो व्हील्स वाला है उसने वो पकड़ लिया, कहता आई विल लेट यू नो। वो घसीट के गया। अब मैं उसको वापस मांग रहा हूँ, वो फिर नो इट इज माई ड्यूटी नाउ। वो अंदर छोड़ के आया। मैं तो नहीं करता ऐसा यहाँ, मैं तो कभी नहीं करता। मेरे पास एमडी यूनिवर्सिटी दुनिया पूछती है कि एमडी यूनिवर्सिटी का फला डिपार्टमेंट कहाँ है। क्या भैया यूं चला जा और यूं चला जा। क्या है ये? इट्स माई व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और जापान के आदमी का अपना कल्चर है, उसको ही इज ट्रेन्ड। हुड्डा साहब ने एक बात उठाई थी और बड़ा मैं एक पेचीदा सवाल है और मैं इनके मुंह से यही निकलवाना चाह रहा था कि जिम्मेवार किसको मानते हैं स्थिति के लिए? आप किसको जिम्मेवारी बताएं ना। कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए जिम्मेवार मैं तो खुद को मानता हूँ। मानते हो ना? मैं बिल्कुल खुद को मानता हूँ और मैं इसमें कोई शर्म नहीं महसूस करता। हुड्डा साहब ने सवाल उठाया, प्रदीप जैन आप बताएं। जो लीडरशिप है, देश की जो लीडरशिप है, मैं इसको पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं कह रहा। नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। जो भी देश की लीडरशिप है, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, जिनसे लोग मोटिवेट होते हैं, जिनको देख करके लोग अपना लाइफस्टाइल तय करते हैं, जिनको लोग देख करके अपना खान पान तय करते हैं, चाहे वो लीडरशिप स्पोर्ट्स में हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे फिल्म में हो, उन सब के अंदर जब तक एक कलेक्टिव जिम्मेदारी देश को आगे ले जाने की नहीं होगी। आज तक वो जिम्मेदारी आई क्यों नहीं सर? कब आएगी? उसमें आ रही है, ऐसा नहीं, बहुत परिवर्तन हो रहे हैं।